गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो अभी हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो सैम्पल रजिस्ट्रेशन का डेटा आया, उसके हिसाब से उत्तराखंड जो है वहाँ पर वर्स्ट सेक्स रेशियो है इंडिया में, और केरला में जो है वो सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, मतलब कि 1000 मेल पर 974 फीमेल जो है वो केरला में देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम पहले तो देखते हैं कि सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है क्या। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वेज है इंडिया में, लगभग 8.2 मिलियन सैम्पल पॉपुलेशन का सर्वे किया जाता है। ऑफ कोर्स ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा किया जाता है, इसके बारे में हमने कल भी देखा था। तो इसके अंदर जो है आपको एनुअल एस्टिमेट्स दिए जाते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अदर फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के बारे में। तो इसका जो है एसआरएस जो है आपका, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट एफर्ट होता है, और ये हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के लिए। ठीक है, स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पर। 1971 से इसे कंडक्ट किया जा रहा है, तो पॉपुलेशन के ऊपर डेटा देता है ये एक तरह से। तो जो बहुत बड़ी स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं, उनके लिए तो जो जिनकी 10 मिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन है, उनके लिए तो सेपरेटली भी डेटा दिया जाता है रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, सो एनीवेज हम देखते हैं कि इस बार की हाइलाइट्स क्या है। तो ऑफ कोर्स सेक्स रेशियो के हाइलाइट्स ये हैं कि सेक्स रेशियो अगर हम ओवरऑल देखें कंट्री में, तो 907 पहुंच चुकी है, जिसमें 907 जो है वो रूरल एरियाज़ की सेक्स रेशियो है, और 910 जो है वो अर्बन एरियाज़ की सेक्स रेशियो है। तो ये अगर हम 2017 और 19 के साथ कंपेयर करें 2018 और 20 का डेटा, तो इसमें इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पिछली बार 904 थी। अर्बन एरियाज़ में केरला में जो है सेक्स रेशियो 975 पहुंच चुकी है, और उत्तराखंड में 821 है। ठीक है, अब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स अगर हम देखें, तो हमने उसमें जो है लैंडमार्क अचीवमेंट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि हमने रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत अच्छे से कर लिया है। तो 6 ऐसी स्टेट्स या यूटीज़ हैं जिन्होंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के न्यू मोर्टेलिटी रेट के टारगेट को अचीव कर लिया है, और 11 स्टेट्स या यूटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के टारगेट को भी अचीव कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके नाम लिखें। नाम तो आपको लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक गोल पता होना चाहिए कि कितना है। लेस देन और इक्वल टू 12 बाई 2030, ये आपका NMR टारगेट है। लेस देन और इक्वल टू 25 बाई 2030, ये आपका अंडर 5 मोर्टेलिटी टारगेट है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है RH200। आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसरो जो है वो 200 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्च करने वाला है रोहिणी RH200 साउंडिंग रॉकेट का। 198 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट्स तो इसकी हो चुकी हैं ऑलरेडी। आने वाले अक्टूबर में जो है फर्स्ट वीक में 199th होगी, और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ नवंबर जो है वो 200th फ्लाइट इसकी होने वाली है, कंसेक्यूटिव फ्लाइट। ठीक है, ऑफ कोर्स 1600 रॉकेट्स तो अभी तक इंडिया जो है इसरो लॉन्च कर चुका है, बट कंसेक्यूटिवली जो लॉन्च की अगर हम देखें, तो ये 200 कंसेक्यूटिव लॉन्च होने वाला है। तो RH200 जो है 200, इसमें जो है वो रॉकेट का डायमीटर है इन मिलीमीटर्स। ये एक 2 स्टेज रॉकेट है जो कि 70 किलोमीटर हाइट तक पहुंच सकता है। इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस जो हैं वो सॉलिड मोटर्स द्वारा पावर किए जाते हैं। शुरुआत में तो जो है RH200 को के रॉकेट को पॉलीविनिल क्लोराइड PVC जो होता है ना आपका, जिसका आपके शुरुआत में आपके जो आपकी चार्जिंग वायर्स होती थी वो भी इसी की बनी होती थी। अब जो है इसको धीरे धीरे डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि इसका ये एक तरह से सस्टेनेबल नहीं रहता है। तो सितंबर 2020 से जो है वो आपके इसरो ने भी HTBP को PB का यूज़ करना शुरू किया, PVC का यूज़ बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इवन जब एक्लिप्स जैसा टाइम आता है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन साउंडिंग रॉकेट्स को यूज़ किया जाता है। तो इवन जो आपका 200th फ्लाइट होगी वो भी एक्लिप्स को ही मॉनिटर करने के लिए भेजी जाने वाली है। सो अब साउंडिंग रॉकेट्स होते क्या हैं? तो आपके अपर एटमॉस्फेरिक रीजन या फिर स्पेस रिसर्च के लिए इनको भेजा जाता है, और ये एक मेजरमेंट लेने जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, कई बार क्या होता है, इसरो जब कोई अपना न्यू प्रोटोटाइप किसी भी एक्सपेरिमेंट का टेस्ट कर रहा
होता, तो उसके जो प्रोटोटाइप होता है उसको भी टेस्ट करने के लिए वो साउंडिंग रॉकेट्स के थ्रू ऊपर भेज कर देखता है कि क्या ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो हमने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया था 1963 में, जनरली वहीं से ही ये जो है आपके साउंडिंग रॉकेट्स का टेस्ट किया जाता है। तो इंडिया का साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम जो है वो इंडिजिनसली मेड है 1965 में। जिन्होंने रॉकेटरी मूवी देखी होगी उनको इसके बारे में पता होगा ऑफकोर्स। और 1975 में जितने भी साउंडिंग रॉकेट एक्टिविटीज़ जो है उनको कंसोलिडेट करके रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें मेटीरोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक स्टडी की जाने लगी, ठीक है। अब इसमें 2 से 200 किलो तक का जो है वज़न उठाकर जो है 100 से 500 किलोमीटर तक जो है ये साउंडिंग रॉकेट्स लेके जा सकते हैं। RH-75 जिसका डायमीटर जो आपका 75 मिलीमीटर है, वो सबसे पहला इंडिया का ट्रूली इंडिजिनसली मेड साउंडिंग रॉकेट बना। उससे पहले कई बार हमने फ्रांस या फिर रशिया की हेल्प ली थी, ठीक है। अब जो है इसरो की लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम उनका बेस बना। उसके ही बाद जो है आपकी ये जो अब मॉडर्न हम PSLV GSLV यूज़ कर रहे हैं, उन सब का जो बेस है वो आपका साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिड डे मील स्कीम। आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को बोला है कि जल्दी से जल्दी सोशल ऑडिट करो आप अपनी इस स्कीम का, और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सोशल ऑडिट करना है बाय नवंबर 30। तो मिड डे मील स्कीम क्या है? ऑफ कोर्स 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसका बाद में नाम बदलकर नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स कर दिया गया तो अक्टूबर 2007 में। लेकिन अभी रिसेंटली 2021 में इसका नाम PM पोषण शक्ति निर्माण या फिर PM पोषण रखा गया है, ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि हॉट कुक्ड मील दिया जाती हैं बच्चों को पर डे, सारे बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, लोकल बॉडी स्कूल्स में हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में हो, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में हो, मकतब या मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को भी, अगर वो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कवर्ड है तो उनको हॉट कुक्ड मील ये मिड डे मील के अंदर मिलती है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिड डे मील स्कीम के? हम अपनी स्कूल्स में एनरोलमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, फिर अटेंडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, फिर हम अपने जो है बच्चों को चाहते हैं कि वो स्कूल में रहें, उनको एक तरह से मिड डे मील देकर हम स्कूल में रखना चाहते हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना चाहते हैं, और हंगर और माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम कंट्री में आ रही है उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव भी है कि जब बच्चे सारे कास्ट के साथ में बैठकर खाना खाएंगे तो उससे सोशलाइजेशन बढ़ेगी, कास्ट सिस्टम खत्म होगा, ठीक है। अब इसके फीचर क्या हैं स्कीम के? ऑफ कोर्स हर स्कूल को एक हाइजीनिक कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है, और स्कूल प्रीमिसेस में ही सारे वर्किंग डेज में बच्चों को मील देनी होती है। जो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस हैं उनके पास ये पावर होती है कि अगर उनका मिड डे मील फंड का जो है वो एक्सपायर हो गया या ख़त्म हो गया है रादर, तो वो अपने स्कूल फंड्स में से भी मिड डे मील के लिए उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो क्वालिटी आइटम्स जो है वो एगमार्क सर्टिफाइड क्वालिटी आइटम्स जो है वो इसमें दी जाती हैं। जो आपके एगमार्क, जो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एक तरह से सर्टिफिकेशन मार्क होता है, तो एगमार्क सर्टिफाइड फूड आइटम्स ही जो है बच्चों को दी जाती है। और जब ये कुक्ड मील बनाई जाती है तो उसको 2 से 3 जो है एडल्ट मेंबर स्कूल मैनेजमेंट के वो पहले टेस्ट करते हैं, फिर ही बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, ताकि सेफ्टी बना के रखी जा सके। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, वो टाइम टू टाइम सैंपल्स भी कलेक्ट करता रहता है स्कूल से देखने के लिए कि क्वालिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू स्कूल में की मील्स में मेंटेन की जा रही है या नहीं की जा रही है। इन केस अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि जब बच्चों को मील नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी बजाय जो है बच्चों को जो है अलाउंस देना पड़ता है, फूड अलाउंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैलोरी इनटेक। तो कैलोरी इनटेक भी प्रिस्क्राइब की गई है। अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो उनको एनर्जी जो है वो 450 कैलोरीज मिनिमम मिलनी चाहिए और प्रोटीन 12 ग्राम मिलना चाहिए। अगर अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो उनको 700 कैलोरीज मिनिमम मिलनी चाहिए और प्रोटीन मिनिमम 20 ग्राम्स मिलना चाहिए पर डे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग, तो स्टेट स्टेयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर, ताकि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को देखा जा सके। तो बेसिकली है तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें 60% सेंटर खर्चा उठाता है, 40% स्टेट खर्चा उठाती है, बाकी फिर वही आपका 90-10 की रेशियो है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, और यूटीज़ के लिए सेंटर 100% बेयर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, और इसीलिए जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि नवंबर 30 तक आप इसका सोशल ऑडिट करो। और ये सोशल ऑडिट करना कल जो है सिर्फ रूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, बल्कि सेक्शन 28 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी कहता है कि मिड डे मील की जो मील स्कीम जो है उसकी सोशल ऑडिट करना मैंडेटरी है।
तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने 2021-22 में सोशल ऑडिट नहीं किया है, ये कहते हुए कि कोविड के टाइम पर जो है स्कूल क्लोजर था, तो इसलिए हम जो है ये नहीं कर पाए हैं। तो अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप नवंबर 30 तक हमको ये करके दो। तो सोशल ऑडिट करने के बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो अवेयरनेस आएगी बेनिफिशरीज़ में कि ये स्कीम भी एग्जिस्ट करती है। फिर पब्लिक जो, या फिर जो बेनिफिशरीज़ हैं, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर पाएंगे कि हाँ, जो हमें मील दी जा रही है वो साफ़ है या नहीं है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसी है। तो सोशल ऑडिट उसका बेसिकली लोग बता पाएंगे कि हमको कैसी मील मिल रही है, बच्चे बता पाएंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्रास रूट लेवल पर, उसको जो है वो एड्रेस किया जाएगा। और जब इस स्कीम के बारे में सोशल ऑडिट किया जा रहा है, बात की जा रही है, तो इससे और ज़्यादा ये स्कीम जो है पॉपुलराइज होगी ग्रास रूट लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाविक। नाविक आपके साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बाय द नेक्स्ट ईयर नाविक नेविगेशन सिस्टम जो है न्यू डिवाइसेस में जो है वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा, स्मार्टफोन मेकर्स को लगाना ही पड़ेगा। तो नाविक बेसिकली आपका जीपीएस का ऑल्टरनेटिव है, रादर जीपीएस तो ग्लोबल लेवल पर है, ये नाविक रीजनल लेवल पर एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है। ठीक है, तो ये इंडियन रीजन में और 1500 किलोमीटर अराउंड इंडियन मेनलैंड जो है ये आपको नेविगेशन सर्विसेज देता है। ठीक है, जैसे आप जीपीएस के थ्रू देखते हो ना, जीपीएस से थोड़ा बेटर इसलिए क्योंकि इसकी एक्यूरेसी और इसकी जो है टाइमिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको ओरिजिनली 2006 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन 2011 में इसको लॉन्च करना था, लेकिन बहुत डिले होकर ये 2018 में इसको लॉन्च किया गया। 8 सैटेलाइट्स है इसके अंदर, 3 जिसमें जियो स्टेशनरी रहती है, मतलब कि हमेशा जब भी आप इसको कोई ऑब्जर्व करेगा नीचे से, तो वो हमेशा स्टेशनरी दिखेंगी, सेम ही पोजीशन पे दिखेंगी। इसका मतलब ये साथ के साथ मूव करती रहती हैं, जैसे अर्थ मूव करती है उसके साथ ये जो है मूव करती रहती है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो सेम टाइम, अगर आप उसको 7 बजे जिस टाइम पर देख रहे हो शाम को, या मतलब 5 बजे लगा लो, जब भी आप देख रहे हो, जिस टाइम पर आप स्काई में जिस पॉइंट पर देख रहे हो, अगले दिन भी आपको उसी पॉइंट पर ये सेम टाइम पर दिखेगी। ठीक है, सो अब इसका 8 सैटेलाइट्स का जो है इस तरह से कन्फिगर करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द सैटेलाइट जो है हमेशा वो ग्राउंड स्टेशन से कभी ना कभी जो है वो जो है ट्रैक की जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो ट्रैकिंग से ही जो है वो बाहर निकल जाए, इस हिसाब से वो अर्थ के चक्कर लगाते हैं। सो ये आपके 1500 किलोमीटर के एरिया, और ऑफ कोर्स इंडिया को तो पूरा कवर करता ही है, लेकिन इंडिया के अलावा 1500 किलोमीटर का जो एरिया है उसको भी कवर करता है। 20 मीटर तक की एक्यूरेसी दे सकता है ये, और 50 नैनो सेकेंड की। ठीक है, 50 नैनो सेकेंड के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसकी एक्यूरेसी देखी गई है कि ये 5 मीटर तक के एरिया की जो है एक्यूरेसी दे पाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। आपको पता है कि हमारे को Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो सुखोई के हैं वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, और 12 हम और ले रहे हैं Su-30s। लेकिन अब जो है इंडियन एयरफोर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि जो यूक्रेन की वॉर की वजह से जो हम अपग्रेडेशन नहीं कर पाए हैं विद रशियन सपोर्ट, अब उसको जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि अब हमें ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ रही है। अब देखो आप पाकिस्तान के जो है F-16s हैं, उनको स्पेयर पार्ट्स और उनकी अपग्रेडेशन जो है पाकिस्तान जो है यूएस करने को तैयार हो गया है, तो हमको भी अब रेडी रहना पड़ेगा अपने सुखोई को जो है वो अपग्रेड करने के लिए। तो सुखोई जो है आपका Su-30 MKI जो है वो ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपेरियॉरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको रशिया के सुखोई ने बनाया है, और रशिया के सुखोई ने इंडिया के HAL को लाइसेंस दिया था कि वो यहाँ पर उसको जो है बना सकें। ठीक है, सो एक ऑल वेदर हैवी लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है। 272 सुखोई Su-30s हमने रशिया से प्रोक्योर किए थे, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है उसको HAL ने ही असेंबल किया है। ठीक है, और लगभग 11 जेट्स जो है वो अभी तक लॉस्ट हो चुके हैं ड्यू टू एनी मिशैप, या फिर जैसे फाइटर जो क्रैश हो जाते हैं, जिसमें जो है हम 11 खो चुके हैं। 12 Su-30 स्क्वाड्रन जो है वो हमेशा सर्विस में रहते हैं, और 40 to 50 जो एयरक्राफ्ट हैं वो HAL में रहते हैं हमेशा ओवरहॉल या रिपेयर्स के लिए।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं मैनकेडिंग। आपके जो है स्पोर्ट्स का टॉपिक है, तो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईसीसी जो है उन्होंने कुछ चेंजेस किए अपने रूल्स में फॉर द कंडीशंस ऑफ क्रिकेट। तो मैनकेडिंग, अब ये प्रैक्टिस जो है इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको याद होगा कि 2021 में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे, बहुत सालों बाद स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए अब आपको स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ जो है वो थोड़ी कवर करनी पड़ेगी। तो मैनकेडिंग क्या होता है? मैनकेडिंग में होता है कि जो आपका जो रनर है, जो बैट्समैन के सामने खड़ा होता है, वो कई बार जो होता है कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली भी जो है इंडियन विमेन क्रिकेट टीम आई थिंक इंग्लैंड के साथ खेल रही थी, तो जो लास्ट बॉल थी उसमें जो है ऐसा हुआ था कि जो रनर थे वो आगे निकल गए थे और फिर जो है बॉलर ने उन्हें आउट कर दिया था। तो इस प्रैक्टिस को मैनकेडिंग कहा जाता है। और इसको जो है पहले अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन अब उसको जो है वो रन आउट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। हाइब्रिड पिचेस को भी अप्रूव कर दिया गया है, कहा है कि जो नेचुरल ग्रास और आर्टिफिशियल फाइबर द्वारा बनाई गई पिचेस हैं वो भी ऑफकोर्स अब ओडीआईज और T20s खेलने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। और कई बॉलर्स जो हैं वो सलाइवा का यूज़ करते थे पॉलिश करने के लिए बॉल को, उसको बैन कर दिया गया है। अब वो नहीं किया जा सकता। ऑफकोर्स कोविड के टाइम पर भी उसको बैन कर दिया गया था, बट अब उसको परमानेंटली बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट कोशाश्री। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आपका जो अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिक्शनरी ऑफ संस्कृत का जो प्रोग्राम है, इंसाइक्लोपीडिक संस्कृत डिक्शनरी प्रोग्राम, पुणे के डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे जो है उन्होंने ओपन कर दिया स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक के लिए। तो ये इतनी बड़ी डिक्शनरी प्रोजेक्ट है जो 1948 में शुरुआत तो हुई, लेकिन ये नहीं पता कि कब कंप्लीट हुआ ये, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी तक पब्लिक को पुणे की डेक्कन कॉलेज ने नहीं बताया है। कहा जा रहा है कि इसका फाइनल वर्ड काउंट जो है इसमें लगभग 20 लाख वर्ड जो है वो काउंट किए गए हैं। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिक्शनरी बनी है संस्कृत की। लिंग्विस्ट और संस्कृत के प्रोफेसर SM कात्रे जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो प्रोजेक्ट कोशाश्री रखा गया है, जो कि अब धीरे धीरे जो है इसको ऑनलाइन भी जो है वो कर दिया जाएगा ताकि डिक्शनरी जो है एक्सेस की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोश हशाना, ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को रोश हशाना की ग्रीटिंग्स दी हैं। रोश हशाना जो है वो यूइश न्यू ईयर होता है। योम टेरुआ भी इसको कहा जाता है, इसका बिब्लिकल नेम है रोश हशाना का। और ये एक तरह से अगर आप इसकी लिटरल ट्रांसलेशन देखो तो इसका मतलब होता है डे ऑफ शाउटिंग और ब्लास्टिंग, ठीक है। तो जनरली ये लेट समर या फिर अर्ली ऑटम सीजन में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको मनाया जाता है। और जो है नॉइस को रेज किया जाता है। टोरा क्या है? टोरा उनकी जो है होली बुक है जूइश कस्टम्स की, जूइश लोगों की। तो जो जिसको आप हिब्रू बाइबल भी कह सकते हो। तो टोरा के हिसाब से जो है इसमें नॉइस को रेज किया जाता है रोश हशाना के दिन, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is sample registration system. So as per the, this topic is important for your social issues, and we were discussing about this topic yesterday also. So as per the Registrar General of India's sample registration system statistical report of 2020, Uttarakhand has recorded the worst sex ratio, and Kerala has recorded the best sex ratio in India. So what is sample registration system? We already discussed about it yesterday also. So actually it is one of the largest demographic surveys covering almost 8.2 million sample population in the country, and it is carried out by the Office of Registrar General and Census Commissioner of India. We already discussed about it yesterday also. So this sample registration system is conducted to provide annual estimates of birth rate, death rate, infant mortality rate, and various other fertility and mortality indicators through this SRS statistical report. And it has been serving as the main source of information on fertility and mortality both at the state and national levels. So it includes data on population. It covers broad age groups, sex, and marital status. And this report is brought out for India and bigger states of UTs also separately. Okay, so in case the population of a UT or a state is more than 10 million or it's 10 million or more than 10 million, then a separate report is brought out for those states or UTs also. So what are the highlights of this report now? So report is saying that sex ratio at birth in the country has increased to 907, which was 904 in 2017-19, and
In urban areas, the sex ratio at birth ranged from 975 in Kerala to 821 in Uttarakhand. Okay, so the birth ratio or this sex ratio at birth has been very skewed at the levels of Uttarakhand. So Uttarakhand needs to do something about it, and it needs to improve its sex ratio now. So about the child mortality rates, we have achieved a landmark achievement in reduction of child mortality rates further. So 6 states or UTs have already attained the Sustainable Development Goal target of neo mortality rates. That is less than or equal to 12 by 2030. 11 states or UTs have already attained the SDG target of under 5 mortality rate, which was less than or equal to 25 by 2030. So the next topic is RH200 rocket, which is a topic for your science and tech section. So soon the ISRO is hoping to accomplish a remarkable feat, which is the 200th consecutive successful launch of Rohini RH200 sounding rocket. So it has already completed 192 consecutive successful flights. The 199th would be conducted in the 1st of October, and by the end of October or November, starting of November, the 200th consecutive flight would be launched. So RH200 means 200 is the diameter of this rocket in millimeters. So it's a two-stage rocket which is capable of reaching at the heights of 70 kilometers while carrying scientific payloads. So the first and second stage, both stages are powered by solid motors. So almost 1600 such rockets have already been launched by ISRO, but this consecutive, if we look at the consecutive missions of Rohini rockets, then we are going to reach 200 consecutive launches for this sounding rocket. So initially it was powered by PVC, but as we were moved forward in September 2020, ISRO has now started a new propellant based on HTBP. Okay. So what is this RH200 used for? For what purpose it is used for? So it is used for generally atmospheric studies and even investigation of eclipse phenomena. So of course the 200th rocket, the RH200 Rohini rocket purpose would also be to study the eclipse, the lunar eclipse, which is going to occur at the end of October or starting of November. So what are sounding rockets? So basically they are meant to probe the upper atmospheric regions and space research also. So basically they are used for taking a measurement. Generally ISRO is also using these affordable platforms to test new technologies or subsystems or components that they are developing using prototypes. So initially we imported two-stage rockets from Russia and France, but later on we developed the indigenous technologies for that also. So India's sounding rocket program started in 1965, but only in 1975 all sounding rockets were consolidated and this Rohini sounding rocket program was launched. So RH-75, which was having a diameter of 75 millimeter, was the first truly Indian sounding rocket, followed by, of course, RH-100 and RH-125 rockets. So these Rohini series of sounding rockets are developed by ISRO and they are used for meteorological and atmospheric study. They can carry a payload of about 2 to 200 kgs between the altitudes of 100 to 500 kilometers. So this sounding rocket program served as the foundation of ISRO's launch vehicle technology. So you know that currently we may be using PSLV or GSLV, but this sounding rocket program was the base of this launch vehicle technology program of ISRO. So the next topic is midday meal schemes. It is important for your governance and social issues both. So central government has recently directed the states and union territories to conduct the social audit of midday meal schemes in every district by November 30th. So what is this midday meal scheme? So under this scheme, hot cooked meal is given to all children
who belong to the schools which are supported by the Sarv Shiksha Abhiyan, either the government schools, local body schools, government aided schools, maktabs or madrasas also. So it was started in 1995 as National Program of Nutritional Support to Primary Education. It was renamed as National Program of Midday Meal in Schools, and it was also known as the Midday Meal Scheme. Now in 2021, since 2021, we are calling it as PM Poshan Shakti Nirman or PM Poshan Scheme. The objectives of this midday meal scheme is, of course, to increase the enrollment of students in the school who are belonging to the disadvantaged sections of society. We also want to increase their attendance in government and government aided schools, and to retain them at least from class 1 to 8. Also, apart from that, we want to give them nutritional support, address the issue of hunger and malnutrition. And when these children they sit together and eat together, this socialization is also improved among several castes. So what are the features of this scheme? So every school should have a hygienic cooking infrastructure, and midday meals are to be served only on school premises on all working days of the school. Headmaster or headmistress will have the power to utilize the amount from school funds in case the midday meal fund has exhausted. AGMA quality certified food items can only be cooked in the preparation of midday meals. 2 or 3 adult members from school management committee will taste the cooked food before giving them to the children. Food and Drugs Administration Department of the state will continue to collect samples from the schools to ensure that quality and nutritional value of the meals are protected. And in case the cooked meals cannot be provided due to some unforeseen circumstances, then food allowance is given to the children. So the calorie intake has also been prescribed for primary school children. 450 calories and 12 grams of protein is mandatory, and for upper primary school children, 700 calories and 20 grams of protein is mandatory. So how this scheme is being implemented and funded? So at the state level, state steering cum monitoring committees have been formed at the state, district, and block level to oversee the implementation of the scheme. It is actually a centrally sponsored scheme, and it is being implemented by the Ministry of Education. So now the central government has asked all the states and union territories to carry out the social audit of the scheme in every district by November 30th. Actually, it is mandatory under the National Food Security Act as of its section 28 to conduct a social audit of this scheme. But certain states, owing to the COVID-19 pandemic and school closures, they have not yet conducted the social audits. So once social audit would be conducted, it would be helpful because it would create awareness among the beneficiaries about this scheme. It will also empower the beneficiaries to hold the government accountable in case there are deficiencies in the implementation of this scheme. Also, if there are any bottlenecks, they would be identified and these problems would be resolved at the grassroots level. And once we are discussing about this, once social audit is being conducted about this, then it will also popularize and strengthen this scheme at the grassroots level. So the next topic is NAVIC, which is a topic for your science and tech section. So Indian government is planning to make it mandatory for smartphone makers to enable NAVIC in their devices. So of course it will raise some additional cost for the smartphone makers. So that's why they are being spooked by this demand from the government. So anyways, what is NAVIC? So NAVIC is an independent regional navigation satellite system which provides navigational services in Indian region and 1500 kilometer around the Indian mainland. So basically it's a local GPS system or Indian GPS system for your understanding. Originally, this project was approved in 2006 and it was expected to be completed by late 2011, but only it became operational in 2018. It consists of 8 satellites, 3 of which are geostationary, which means that at any point of time, if you view them in the sky, they will appear to be stationary. They will appear to be at the same place, and 5 of them would be geosynchronous. So they would be matching the orbit of the Earth, which means that they would be appearing at the same point in the sky at the same time every day. And each satellite is being placed in such a manner that at least one of the 14 ground stations at any given point of time would keep a satellite on each would keep a track of these satellites at any point of time. Okay, so the accuracy is
considered as the accuracy is better because it is better than 20 meters, and the latency is 50 nanoseconds. And but actually it has been observed when the users have used this Navic, they have observed a accuracy better than 5 meters rather, and a 20 nanosecond latency. Okay, so the next topic is Su-30 MKI fighter aircraft. So this topic is important for your security section. So because we have now taken the delivery of all Su-30 MKI fighter aircraft from Sukhoi and HAL, the IAF is planning to speed up its long-delayed upgrade of these frontline fighters, because you know that US has assisted, US has approved assisting Pakistan with its spare parts of F-16s. So Sukhoi is a twin jet multi-role air superiority fighter, which is developed by Russia's Sukhoi, and it has been built by the HAL under a license from Sukhoi by India. So it's a heavy all-weather long-range fighter. India had procured 272 Su-30s from Russia, but a majority of them have been assembled by HAL only. So 12 12 Sukhoi Su-30 squadrons are in service currently, and 40 to 50 aircraft are remain at HAL for overhaul and repair services. So the next topic is mancading. So this topic is important for your prelims section. Most probably you would encounter question for in prelims for this, because you know that in 2021 also the UPSC asked about sports related questions in prelims after a very long time. So ICC has made some changes in their rules for playing cricket. So the practice of mancading, in which the runner moves a certain or moves ahead or backs up too far from the non-striking end, and the bowler can go for run out of this of this runner. This has been now destigmatized. It means that now earlier it was considered as the unfair play, but now it has been considered as run out. You know that recently I think there was a match between Indian women cricket team with England, and I think at the last ball the Indian bowler used this mancading, and the runner was declared out. So even hybrid pitches have also been approved, which are made for natural gas and artificial fiber. Similarly, banning the use of saliva to polish the ball has also been banned permanently now. So the next topic is Project Koshashri. So this topic is important for our art and culture section. After several years of making this encyclopedic Sanskrit dictionary at Pune's Deccan College of Postgraduate and Research Institute, now this dictionary would be open for viewing by students and general public. So this project actually started in 1948, but actually there is no known year of its completion. The final word count in this dictionary is estimated to about 20 lakh, and that's why it is called as the world's largest dictionary of Sanskrit. The professor of this college, Professor S.M. Katre, who was the founder of India's oldest department of modern linguistics in the Deccan College, started this project in 1948. Now this project is called Project Koshashri, okay, for which a website would also be made for accessing this dictionary online. So the next topic is Rosh Hashanah. This topic is also important for your art and culture section. So PM Modi has recently extended greetings to the Israeli Prime Minister on the occasion of Rosh Hashanah, which is the Jewish New Year. The Jewish name or the biblical name of this holiday is Yom Teruah. Okay, so it is also called the day of shouting or blasting. In the first, this occurs in the late summer or early autumn of the northern hemisphere, and as per Torah, which is the holy book of Jewish people, it is the customs include sounding the shofar, which means raising a noise on this very occasion of Yom Teruah. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.